हम लोग बात कर रहे थे संविदा की गुप्तता के सिद्धांत पर, या यूं कहें संविदात्मक संबंध के सिद्धांत पर। और एलएलबी में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि वहां अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि, इसके बीच अंतर कराते रहते हैं। कई बार तो एग्जाम में भी पूछते हैं, न भी पूछते तो भी जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय दिमाग भ्रमित तो रहता ही है और कुछ विशेष नहीं है। अंग्रेजी विधि में जो सिद्धांत है उनके कारण जो कठिनाइयां आई हैं अंग्रेजी विधि में, उनको हिंदुस्तान में रिमूव करके ही उन्होंने हमारा कानून बनाया उन्होंने ही। लेकिन चूंकि एक एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका था उन सिद्धांतों के बारे में इंग्लैंड में, इसलिए जब हमारा कानून बनाया है तो गलतियां दोहराई नहीं है। और ये करना भी चाहिए, एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य की विशेषता भी है कि गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन गलती को दोहराना ये बेवकूफी का लक्षण है। तो गलतियां दोहराई नहीं है। जो संविदात्मक संबंध का सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, इसने इंग्लैंड में दिक्कत पैदा की है। और प्रथमतः प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट को वहां भी मान्यता नहीं मिली। प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब समझ लेना चाहिए। प्रिविटी मीनिंग देयर बाय, ये प्राइवेसी शब्द से आ रहा है, यानी संविदा में एक प्रकार की निजता ये होनी ही चाहिए, एक प्रकार की निजता होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाय, संविदा के जो पक्षकार हैं उन्हीं पर संविदा में दिए गए वचनों के पालन का दायित्व होना चाहिए। वचनदाता ही अपने वचन का पालन करे, और वचनदाता ने अपनी प्रस्तावना में अपने वचन के पालन के लिए जिस शर्त का उल्लेख किया है, जिस शर्त के पालन के संबंध में वचन ग्रहीता ने अपनी अनुमति दी है, अर्थात ये कहा है कि हम इस शर्त का पालन करने को तैयार हैं, आप मेरे प्रति प्रस्तावना में जो कुछ कहना है वो करिए। जब इस प्रकार की अनुमति वचन ग्रहीता ने दी है तब प्रस्तावना वचन में परिवर्तित हुई। अब चूंकि प्रस्तावक वचनदाता बन गया, क्योंकि उसकी प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई है, लेकिन अशर्त नहीं थी प्रस्तावना। उसने कहा था कि आप 1 लाख रुपया देंगे तो हम मकान देंगे। अशर्त नहीं थी, सशर्त थी। और अगर अशर्त होती तब फिर संविदा होती ही नहीं, क्योंकि प्रतिफल के बिना जो वचन दिए गए हैं वे किस श्रेणी में? अनुग्रहित वचनों की श्रेणी में है। वे वचन तो हैं लेकिन संविदा के भाव को नहीं पकड़ते, और उनका अपालन प्रस्थापक को लोक निंदा, इसका सब्जेक्ट ये तो बना सकता है, लेकिन वो कोई विधिक दायित्व तो उत्पन्न कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रस्थापक ने प्रस्थापना सशर्त दी थी, और इस शर्त को ही जिस पर उसने प्रस्थापना दी है, इसी को प्रतिफल के नाम से हम कानून की दुनिया में जानते हैं। जरूरी नहीं है कि ये शर्त रुपयों के पेमेंट से संबंधित हो, रुपयों की अदायगी से संबंधित हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि रुपया एक स्थिति में महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। रुपया हमेशा महत्वपूर्ण हो जरूरी नहीं है, प्रस्थापक के लिए कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है,
और वो उस अन्य को शर्त के तौर पर रख सकता है और कह सकता है कि आप अपनी अनुमति दीजिए, हम आपके प्रति इस वचन का पालन करने को तैयार हैं, किंतु आपको इस शर्त का पालन करना होगा, इस शर्त को पूरा करना होगा। और प्रतिग्रहण यानी जिससे उसने अनुमति मांगी है, उसे शर्त के प्रति बिना कोई शर्त लगाए, वो शर्त के प्रति कोई शर्त नहीं लगा सकता, क्योंकि शर्त के प्रति शर्त लगा दी है तब तो कन्वर्जेशन शुरू हो गया, तब तो प्रतिग्रहिता ने प्रति प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तब प्रस्ताव प्रतिग्रहित उसने किया, ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रस्ताव प्रतिग्रहित तो तब होता जब उसने उस शर्त में कुछ जोड़ा नहीं होता, कुछ घटाया नहीं होता, अपनी अनुमति ही दी होती। इसीलिए साथ में कहता है आत्यंतिक और अविशेषित। इसी वजह से कह रहा है, न भी कहे तो भी स्थिति यही रहनी चाहिए, इसके सिवा अगर कोई स्थिति आ रही है तो प्रतिग्रहित हुई बात यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्रतिग्रहित तभी कही जाएगी जब शर्त में कुछ नहीं जोड़ेगा, और यह शर्ती प्रतिफल है। ठीक है, वचनदाता ने, अब वो वचनदाता हो गया क्योंकि प्रतिग्रहित हो गई। ठीक है, और प्रतिफल देने का वचन वचन ग्रहिता की ओर से आ गया, इस शर्त को पूरा करने का वचन वचन ग्रहिता की ओर से आ गया, और इस शर्त के पालन पर अपने वचन के पालन का वचन वचनदाता की ओर से आ गया। और ये दोनों वचन रेसिप्रोकल हैं, ये व्यतिकारी हैं, ये एक दूसरे के उत्तर में किए गए। ठीक है, वचनदाता ने कहा है हम वचन का पालन करेंगे, आप शर्त का पालन करिए अर्थात प्रतिफल दीजिए। और ये दोनों वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ऐसा कहने में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि वचन ग्रहिता शर्त का पालन वो भी खैराती भाव में नहीं कर रहा है, धर्मार्थ नहीं कर रहा, वो भी शर्त का पालन अर्थात प्रतिफल का भुगतान इसीलिए कर रहा है क्योंकि वचनदाता उसके प्रति वचन का पालन कर रहा है। भाव खैरात और धर्मादे का यहां नहीं है, दोनों ही पक्षकारों का नहीं, दोनों ही पक्षकारों का कोई धर्मार्थ भाव नहीं है। हां, ये ठीक है कि पैसा पेमेंट हो, जरूरी नहीं है शर्त हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसा हर दृष्टिकोण से महत्व का नहीं हो सकता। जिसे हम कहा करते हैं ना कि सेवा और सौदा, क्या फर्क है दोनों में? सेवा एक ऐसा काम है जिसके अगेंस्ट किसी प्रकार के प्रतिफल की मांग या किसी प्रकार के प्रतिफल का भुगतान उसकी ओर से जिसकी सेवा आपने की है किया जाए, यह भाव आप में नहीं होता। अगर यह भाव है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट कुछ भी मेरे लिए होना चाहिए, ठीक है, वो पैसे का पेमेंट हो सकता है, वो फोटो का खींचा जाना हो सकता है, वो माला का पहनाया जाना हो सकता है, वो प्रशंसा हो सकती है, वो सम्मान हो सकता है, कुछ भी पाने के लिए यदि कृत्य किया जा रहा है तो फिर वो सेवा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सौदा है। ठीक है, ये ठीक है कि कुछ सौदे ऐसे भी हैं जो समाज की सेहत के लिए बहुत लाभ के नहीं हैं, और कुछ सौदे ऐसे भी हैं जो समाज की सेहत के लिए लाभदायक हो न हो, कम से कम समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और कुछ सौदे ऐसे भी हैं जो समाज के लिए लाभदायक है। जिसे फैक्ट्री लगाई जाती है तो समाज का लाभ होता है,
नो डाउट बिजनेसमैन का भी होता है, लेकिन समाज का भी होता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का कार्य है, किंतु इसे सेवा नहीं कह सकते, ये सेवा के भाव को नहीं पकड़ता। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार की तथाकथित सेवा समाज में जिनके द्वारा की जा रही है, वे नो डाउट हमसे ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के भाव को नहीं पकड़ते। ठीक है, वे उतने महान नहीं हो पाते जितने महान ये लोग दिखाई देते हैं। ये भी तो सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। और इवन कृष्ण का व्यक्तित्व तो यहां तक दिखाई देता है कि मेरा बुरा भी हो जाए, हमें लोग चोर भी कहें, हमें झूठ बोलने वाला भी कहें, हमें कपटी भी कहें, हमें पाखंडी भी कहें, तो कोई फर्क नहीं। जो ठीक है वो होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक कृत्य का एक मूल भाव है, उस मूल भाव को पकड़ना ये जरूरी है। और जब तक उस मूल भाव को न पकड़ा जाए, तब तक कृत्य वो नहीं हो सकता जिसके होने की घोषणा उस कृत्य को करने वालों के द्वारा की जा रही है। तो संविधान ये एक ऐसा शब्द है जिसके प्रयोग होते ही ऐसा भाव उठता है कि ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। वो लाभ पैसों में है, वो लाभ किसी कार्य को किए जाने के रूप में है, वो लाभ किस फॉर्म में है, किस प्रारूप में है, किस प्रकार में है, इससे मतलब नहीं, लेकिन लाभ ये है दोनों के लिए। कोई लाभ पैसों को समझता है, जो तथाकथित सेवक हैं वो लाभ किसको मान रहे हैं? फोटो खींचने को। एक व्यापारी लाभ किसको मान रहा है? पैसे को मिलने को। ठीक है, सेवक दोनों नहीं है, सेवक दोनों नहीं है। ठीक है, सेवक बिल्कुल अलग अवधारणा है। ठीक है, तो संविदा इसमें वचन दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, और दोनों वचन के पालन का दायित्व ले रहे हैं। एक उस शर्त के पालन का जिस शर्त पर वचनदाता ने अपने वचन के आपूर्त होने की व्यवस्था दी है, और दूसरा वचनदाता के वचन पालन के प्रति शर्त के पालन का दायित्व ले रहा है। तो वचन तो दोनों तरफ है, और इन दोनों वचनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन ये दिखाई देते हैं, और एक दूसरे के उत्तर में भी दिखाई देते हैं। और जो कुछ उत्तर में होता है उसे ही व्यतिकारी कहा जाता है, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहा जाता है। और यही संविदा की परिभाषा, करार की परिभाषा है कि वचन या वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। और अगर यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो संविदा कहलाता है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो संविदा नहीं कहलाता। लेकिन एक बात तय हो गई कि संविदा किन्होंने की? पक्षकारों ने की है। ठीक है, पक्षकारों ने की है। तो जो प्रथमता मन में भाव आता है, वो भाव यही आता है कि फिर संविदा का लाभ पक्षकारों को ही मिलना चाहिए। और रिवर्स सोचें तो रिवर्स में दिमाग ये कहता है कि फिर संविदा में अपने अपने भाग का पालन उन्हीं को करना चाहिए जिन्होंने संविदा में वचन दिए हैं। ठीक है, अब इस बात को यहीं छोड़ें और जरा मानव के मन पर विचार करें। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, काम करना चाहते हैं ऐसे बहुत लोग, कम लोग हैं।
तो वचनदाता की जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो काम करने की है। ठीक है, वचनदाता की लायबिलिटी किसकी है? काम करने की। और वचन ग्रहीता की जो लायबिलिटी है इस वचन पालन के प्रति प्रतिफल के भुगतान की है। प्रतिफल नो डाउट मूल्यवान होता है, लेकिन फिर भी आदमी में एक, ठीक है, प्रवृत्ति पाई जाती है कि पैसा भले ही खर्च हो जाए, कुछ चला भले ही जाए, लेकिन करना कुछ ना पड़े। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो रिश्वत देने में बड़ा विश्वास रखते हैं, लेते नहीं है हम, लेकिन देने में खूब विश्वास है हमारा। क्यों? दे दो, काम घर बैठ के हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आदमी को काम करने में रुचि नहीं है, कुछ चला भले ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचार जन्म भी यहीं से लेता है कि अगर ये लोग खत्म हो जाएं, ये लोग खत्म हो जाएं, तो भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म हो जाएगा। लोगों को उलट लगता है, लोगों को लगता है कि पैसा लेने वाले खत्म हो जाए, रिश्वत पर रोक लगे। गलत, हमारे जैसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। रोक किस पर होनी चाहिए? मेरे जैसे लोगों पर, जो रिश्वत देते हैं इसलिए कि काम ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, पैसा ले लो। यह है जिम्मेदार असल। ठीक है, वो लोग नहीं है, अरे पैसा तो सभी लेना चाह रहे हैं, इसमें क्या बात है? तो वास्तव में तो हम दोषी हैं कि हम उनकी वृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये यूं बढ़ावा नहीं, उनकी वृत्ति का शोषण करते हैं। हमें मालूम है ये पैसे लेके अभी कर देगा, तो हमने उसकी वृत्ति का शोषण किया और करवा लिया। ये गड़बड़ है। ठीक है, हम सोचते उलट है। तो वचनदाता का दायित्व लेने को कोई तैयार नहीं होगा। ठीक है, जब कोई तैयार नहीं होगा, मीनिंग भाई ऐसे ढूंढने से विरले मिलेंगे जो वचनदाता का दायित्व लेने को तैयार हो जाए, क्योंकि वचनदाता का दायित्व है क्या? वचन के पालन का। ठीक है, वचन के पालन का, और वचन के पालन के प्रति उसने अनुमति ली है वचन ग्रहीता की, तो डेफिनेटली वचन ग्रहीता ने अपनी अनुमति तभी दी होगी जब वचन के पालन के अगेंस्ट जो प्रतिफल या के रूप में शर्त निर्धारित हुई है, ठीक है, उसका पालन वचनदाता के लिए कम मूल्यवान होगा उस तुलना में जो कि वचनदाता के द्वारा उसके प्रति कार्य किया जाना है। भाई, हम तुम्हें 1 लाख रुपया में अपना मकान बेचना चाहते हैं, तो तुम अपनी अनुमति तो तभी दोगी जब तुम्हारे निगाह में यह मकान 1.5 लाख का भले ही ना हो, लेकिन 1,01,000 का तो होगा ही। ठीक है ना? अदरवाइज तुम अनुमति क्यों दे दोगी? ठीक है, अनुमति तो हमने आपकी मांगी, तो आपके पास विकल्प था, आप चुनेंगे कि सब हमारे लिए फायदेमंद सौदा है या नहीं। कालांतर में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध न हो, वो एक अलग बात है, उस पर तो आपका बस ही नहीं है। लेकिन अनुमति देते समय आप निश्चित तौर पर अपने लिए लाभदायक सौदा देखेंगे। ठीक है, तो वचन ग्रहीता, ठीक है, ये लाभान्वित कहीं ना कहीं दिखाई, यद्यपि लाभ वचनदाता का भी होता है, लेकिन वचन ग्रहीता अक्सर इसकी जगह पर लोग आना चाहते हैं। ठीक है ना? अब प्रतिफल का भुगतान वचन ग्रहीता ने ही किया है, क्या उसे ही करना पड़ेगा? तो जो एक ओवरऑल दिमाग में उठता है पहली बार, वो ये उठता है कि भाई वचनदाता ने वचन तो वचन ग्रहीता को दिया था, तो वचन ग्रहीता ने इसका लाभ वचन ग्रहीता के अलावा कोई क्यों आ जाए? ठीक है, वचन ग्रहीता के अलावा किसी को संविदा का लाभ क्यों मिलना चाहिए? वचनदाता के अलावा, वचन ग्रहीता के अलावा दुनिया में कोई क्यों हो जो संविदा का लाभ ले ले? मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और चूंकि वचन के पालन का लाभ वचन ग्रहीता लेगा, ठीक है, क्योंकि वचन ग्रहीता के पास विकल्प था ना, वो इनकार कर सकता था, तो वचन ग्रहीता वचन के पालन का लाभ लेगा, तो प्रतिफल कौन देगा? कोई और।
और अगर किसी और ने प्रतिफल दिया है तो वचन ग्रहीता लाभ क्यों ले? ठीक है, मानव मन इसी प्रकार सोचता है और संविदा व्यापार का आधार है, संविदा व्यापारिक लोगों के बीच होगी। सामान्यतः एक्सेप्शनली ये परिवार में भी होती है, अन्य जगहों पर भी होती है। तो मानव मन, वो भी व्यापारिक मन, सब इसी ढंग से सोचते हैं। इसीलिए यही मानव मन इंग्लैंड में पनपा है और मानव मन की इसी दशा को संविदात्मक संबंध का सिद्धांत कहा गया। ये सामान्य बात है कि संविदा का लाभ सिर्फ संविदा के पक्षकारों को मिलना चाहिए, सिर्फ। ठीक है, और संविदा में प्रतिफल के भुगतान का दायित्व तो सिर्फ वचन ग्रहीता का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। ठीक है, जिंदगी की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। इसलिए इस संविदात्मक संबंध के सिद्धांत ने, जो देखने में बड़ा सीधा दिखाई देता है, संविदा विधि के क्षेत्रों में बड़ी दिक्कतें पैदा की। अच्छा, आपके मन में कोई भी विचार तभी आता है, ठीक है, जब उसके विरोध में कोई स्थिति होती है। ठीक है, अगर दुनिया में दुख हो जाए तो सुख भी खो जाएगा। जो सुख की आइडेंटिफिकेशन है वो होती कैसे है? दुख के द्वारा। दुख की निवृत्ति, यही तो सुख मानते हो भाई। सुख क्या है? दुख की निवृत्ति। तो दुखी नहीं है तो सुख कहां है? अरे भाई, दुख से निवृत्ति होगी तभी तो सुख मानेंगे आप। अंधकार नहीं होगा तब तो दिन है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन चीजों की काहे से? उनके विरोधी तत्वों से। ठीक है, और विरोधी तत्वों से मुक्त हो जाना, यही सहज हो जाना या मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो विरोधी स्थितियां। अब अगर ये संविदात्मक संबंध का सिद्धांत आया, इसका मतलब ये है कि इससे विरोध में कुछ ना कुछ पहले रहा होगा। इसी को हीगल डायलेक्टिक थ्योरी कहता है। हीगल इसी को डायलेक्टिक थ्योरी कहता है। वो कहता है द्वंद्व से जगत चलता है, द्वंद्व से। वो कहता है दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो विरोधी विचार होते हैं, वो टकराते हैं, एक नई बात निकलती है। ठीक है, कहता थीसिस होती है, उसके विरोध में एंटीथीसिस होती है। थीसिस और एंटीथीसिस टकराते हैं, सिंथेसिस बनती है। ये सिंथेसिस फिर थीसिस बन जाती है, फिर इसकी एंटीथीसिस जन्म लेती है, फिर टकराते हैं, फिर नया विचार आता है, फिर सिंथेसिस हुई। विचार, जो विचार की प्रक्रिया है वो इसी ढंग से चलती है। इसी को द्वंद्वात्मक थ्योरी कहता है। ठीक है, डायलेक्टिक थ्योरी हीगल की बताई जाती है कि विचार ये कैसे चलता है, आदमी सोचता कैसे, वो सोचने की प्रक्रिया पर बात करता है। वो सोचने की प्रक्रिया पर बात करता है। वो कहता है कि एक बात आदमी के दिमाग में आती है, तुरंत उसका विरोधी विचार आता है, फिर दोनों विचारों में टकराहट होती है, फिर एक तीसरा विचार आ जाता है। ठीक है, तो पहला विचार जो आया वो थीसिस है, जो दूसरा विचार आया वो एंटीथीसिस है, जो उसके विरोध में है। दोनों में क्रिया हुई, जो कुछ आया उसे वो सिंथेसिस कह रहा है। अब वो कहता है वो ये सिंथेसिस आई, फिर मैंने कहा कि ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। ठीक है, और फिर कहा कि नहीं, इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं। दोनों के बीच टकराहट हुई, बोले कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। ठीक है, तो एक सिंथेसिस आई, फिर ये सिंथेसिस थीसिस बनेगी, फिर इसका विरोधी विचार आएगा। ऐसे विचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हीगल ये बात बताता है। तो अगर संविदात्मक संबंध का सिद्धांत आया है, ठीक है ना, तो ये तभी आया होगा जब इसका विरोधी विचार पहले पैदा हुआ होगा। ठीक है ना, तभी संविदात्मक संबंध का सिद्धांत, अन्यथा आएगा ही क्यों? ठीक है, सब कुछ सहज हो तो फिर कुछ भी नहीं जन्मेगा। ठीक है, हम कई बार कहा भी करते हैं कि हिंदुस्तान की गरीबी का, या हिंदुस्तान जो गरीब मुल्क रह गया, वैचारिक दृष्टि से
इतनी उच्च स्थितियों को छूने के बाद भी आर्थिक दृष्टिकोण से हम पिछड़े रह गए, ये तकनीकी दृष्टिकोण से हम पिछड़े रह गए, इसलिए क्योंकि हम संतोषी थे। अगर संतोषी नहीं होंगे तभी प्रगति होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप संतोषी नहीं होंगे तो मानसिक बीमारियां होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए हमारे यहां, ठीक है, पश्चिम की तुलना में फ्रस्ट्रेशन कम है, वहां फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। और आज हम भी आर्थिक दौड़ में शामिल हुए, तो आज से 20 साल पीछे फ्रस्ट्रेशन कम था, आज फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। नो डाउट 20 साल पीछे प्रॉस्पेरिटी कम थी, आज ज्यादा है। तो प्रॉस्पेरिटी और मानसिक शांति परस्पर विरोधी है, एक ही मिलेगी, एक को चुन लीजिए, चाहे ये और चाहे वो, ठीक है। या यूं कहें फ्रस्ट्रेशन आर्थिक प्रगति के साथ चलेगा, अगर वो आपने चुना तो फिर वो भी आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। तो अगर संविदात्मक संबंध का सिद्धांत आया, मीनिंग देर इससे पूर्व भी कुछ आया है। संविदात्मक संबंध का सिद्धांत किसमें है? ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, इसमें आया। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के तथ्य क्या है? जी नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसमें और एक अन्य व्यक्ति में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। उसके मुताबिक, इस समझौते के मुताबिक, समझौता यानी संविदा हुई है, उसके मुताबिक जिस व्यक्ति की से उसने समझौता किया, उसकी बेटी से अगर इसके बेटे की शादी हो जाए तो ये उसकी बेटी को बिल्कुल वही ख्वाजा अहमद खान वर्सेस हुसैनी बेगम जैसे तथ्य, ठीक है, एक निश्चित धनराशि देता रहेगा। संविदा किसके किसके बीच है? लड़के और लड़की के पिताओं के बीच, ठीक है ना। वचन लड़के का पिता दे रहा है, वचन ग्रहीता कौन है? लड़की का पिता है। लेकिन अच्छा, वचन ग्रहीता ही प्रतिफल दे रहा है, लड़की की शादी प्रतिफल है, ठीक है ना। लड़की की शादी प्रतिफल है, वो प्रतिफल किसने दिया? लड़की ने नहीं दिया है, लड़की के पिता ने दिया है, ठीक है। हां, संविदा में एक लाभ, ठीक है ना, 500 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, जो इंग्लैंड की मुद्रा हो, ठीक है, संविदा में एक लाभ, ये नो डाउट लड़की के लिए सृष्ट कर दिया गया। संविदा तो लड़के और लड़की के पिता के बीच हुई है, हां, संविदा में लाभ, ठीक है, ये लड़की के लिए सुरक्षित किया गया है। अब सवाल उठा, दोनों मर के चले गए, इस लड़की को पैसा मिलता रहता तो फिर आपका संविदात्मक संबंध के सिद्धांत के आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अगर आसानी से मिलता, ठीक है, तो मुकदमा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मुकदमा हुआ, इसका मतलब नहीं मिला होगा। और मुकदमा हुआ तो जीतने के लिए ही होता है भाई, मुकदमा तो जीतने के लिए ही होता है। इसका मतलब इससे पूर्व कोई मामला रहा होगा जिसमें इस प्रकार के मुकदमे में सफलता प्राप्त की गई होगी, जिससे प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने, अर्थात इस लड़की ने, जिसके लिए संविदा में लाभ का आरक्षण था, ठीक है, यह मुकदमा दायर किया होगा। यही स्थिति रही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं रह सकती। इसका मतलब ट्विडल वर्सेस एटकिंसन से पहले कोई ना कोई मुकदमा निश्चित होगा जिसमें उस व्यक्ति ने संविदा का लाभ प्राप्त करने में सफलता अर्जित की होगी, ठीक है, जिसे संविदा में लाभ का आरक्षण दिया गया होगा। तो वो मुकदमा कौन सा है? डट्टन वर्सेस पूले, ठीक है, वो डट्टन वर्सेस पूले। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन से पूर्व डट्टन वर्सेस पूले। डट्टन वर्सेस पूले में संविदात्मक संबंध के सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, और उसी से प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने, अर्थात लड़की ने, जिसे संविदा में किए गए आरक्षण का लाभ मिलना था, मुकदमा किया। डट्टन वर्सेस पूले के तथ्य देख लें।
एक पिता ने अपने आंगन में खड़े पेड़ को काटकर बेचकर प्राप्त होने वाले पैसे से लड़की की शादी करनी चाहिए। लड़की के भाई ने कहा पेड़ न काटिए, हम 1000 रुपया देते रहेंगे इसको। पिता ने पेड़ नहीं काटा। वचन किसका है? लड़के का। वचनदाता कौन है? लड़का। प्रतिफल किसने दिया? उसके पिता ने, पेड़ न काटकर। ठीक है, प्रतिफल उसने दिया। वचन ग्रहीता लड़के का पिता हुआ, वचनदाता लड़का हुआ। नो डाउट लड़की के लिए एक इस संविदा में आरक्षण लाभ का 1000 रुपया प्रति माह या जो भी ये आरक्षित हुआ। कुछ समय तक सब करते हैं पालन, उन्होंने भी किया। कुछ समय बाद अंगूठा दिखाना था, दिखा दिया, मुकदमा आया। तो न्यायालय ने कहा, जस्टिस कौन थे नाम हम भूल गए, आप किताबों में आपके है, देख लीजिएगा, कोई महत्व की बात भी नहीं होती। जस्टिस ने कहा कि ये तो बात बहुत गलत है। ठीक है, हालांकि ये विधि के न्यायालय को नहीं कहना चाहिए, इसीलिए साम्य श्रेष्ठ है। साम्य को उसी ढंग से बोलना चाहिए जिस ढंग से डट्टन वर्सेस पूले में न्यायाधीश बोल रहे हैं। लेकिन कानून इस ढंग से नहीं बोलता। कानून तो जो है सो है, इसलिए कानून बेहतर चीज नहीं है, साम्य बेहतर चीज है। और इसीलिए रसूल ने साम्य की सिफारिश की है। ठीक है, उसने कहा एक अभिसमयात्मक न्याय भी होता है। ठीक है ना, और ये समय के अनुसार बदलता है। ठीक है, ये सदैव एक सा नहीं रहता, समय के अनुसार बदल जाएगा, परिस्थितियों में बदल जाएगा। विधिक न्याय हर जगह एक जैसा रहेगा। जो हत्या करेगा उसे फांसी देंगे, लेकिन अभिसमयात्मक न्याय बदलेगा। नो डाउट उसने हत्या की है। ठीक है, पिक्चर है जानवर, राजेश खन्ना की बहुत पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी। नो डाउट उसने हत्या की है, लेकिन उसी ने उस व्यक्ति के परिवार का संपूर्ण पालन किया है जिसकी उसने हत्या कर दी, क्योंकि हत्या करते ही पश्चाताप हुआ और फिर उसी ने सब कुछ किया। और जब तक मुकदमा चला तब तक उसने अपने पैरों पर पूरे परिवार को खड़ा कर दिया। अब इसे फांसी दो तो समाज का ज्यादा बुरा करोगे। फिर कोई हत्यारा, एक हत्यारे को फांसी नहीं लगेगी, और वो भी एक ऐसे हत्यारे को जिसने पीड़ित परिवार को पैरों पर खड़ा कर दिया हो। इसे फांसी नहीं लगेगी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। ठीक है, बल्कि उल्टा है, अगर इसे फांसी लगी तो कोई हत्यारा फिर इस प्रकार से पीड़ित के परिवार के प्रति काम करने का, ठीक है, जज्बा ये कभी नहीं दिखाएगा, उल्टा है। इसलिए यहां साम्या इस बात की सिफारिश करेगी, कुछ नहीं, छोड़ दो इसे। ठीक है, छोड़ दो, लेकिन नीचे से सजाई होगी, क्योंकि निचला न्यायालय विधिक न्याय कर सकता है, उच्च न्यायालय 482 में कुछ भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय 142 की शक्ति का उपयोग करके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ज्यादा शक्ति संपन्न हमेशा बड़े लोगों को बनाते हैं, क्योंकि वे शक्ति का सम्यक प्रयोग करेंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन साम्य ज्यादा बेहतर चीज है। तो न्यायाधीश डट्टन वर्सेस पूले में बोले कि बात बहुत गलत लगती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हम किसी से कहें, कोई हमसे कहे कि अगर अपना घोड़ा हमें दे दो तो हम 10 रुपए तुम्हारे लड़के को देंगे, वो हम उसे घोड़ा भी दे दें, बाद में वो 10 रुपए भी ना दे, जबकि पिता नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अगर उसे अपने बच्चों के प्रति कोई लाभदायक प्रस्ताव मिलता है तो उसे स्वीकार ही कर लेता है, ये उसकी आदत में होता है। तो ये बड़ी गड़बड़ बात है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, संविदात्मक संबंध का सिद्धांत नहीं है अभी, क्योंकि 200 साल बाद ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन आएगा, 200 साल बाद नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि नहीं, संविदा इसमें जिस व्यक्ति के प्रति लाभ का आरक्षण किया गया है, ठीक है, उसे भी संविदा को लागू करा लेने का हक रहेगा, यद्यपि वो वचन ग्रहीता नहीं, यद्यपि वो वचनदाता नहीं, वो तो कोई प्रतिफल नहीं दिया, लड़की ने कोई प्रतिफल थोड़ी दिया है। इस
कदम से उत्साहित होकर ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में 200 साल बाद लगभग इसी प्रकार के तथ्यों में उस व्यक्ति ने लाभ की मांग की है, जिसके पक्ष में संविधान में लाभ का आरक्षण है। ठीक है, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में अब हीगल का प्रोसेस आ गया। एक आदमी का अहम भी है। ठीक है, अहम कहते ही जैसे दर्शन कहते हैं तो आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगता है। ऐसे अहम कहा जाता है तो आपके दिमागों में पता नहीं क्या चलने लगता है कि पता नहीं क्या चीज होती है, जबकि अहम का सीधा अर्थ है मैं। और मैं जैसे ही आप उच्चारित करते हो वैसे ही क्या होता है, आप इस बात की घोषणा करते हो कि आप अन्यों से अलग हो। ठीक है, मैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम अलग है और सारा संसार अलग है। मेरी अलग पहचान है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है। हम इस तथ्य से यह घोषित करते हैं जैसे मैं कहते हैं। अंग्रेजी आई है, हिंदी मैं है और संस्कृत अहम है। ठीक है, और अहम प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अहंकार। ठीक है, अहंकार का अर्थ क्या हुआ? पृथक होने की घोषणा। यह पृथक होने की घोषणा आप पढ़ाई लिखाई के आधार पर कर सकते हैं। यह पृथक होने की घोषणा आप जातीय आधार पर कर सकते हैं। यह पृथक होने की घोषणा आप धन के आधार पर कर सकते हैं। यह पृथक होने की घोषणा आप सभ्यता के आधार पर कर सकते हैं। यह पृथक होने की घोषणा आप विनम्रता के आधार पर कर सकते हैं। यह पृथक होने की घोषणा आप गरीबी के आधार पर कर सकते हैं। किसी भी आधार पर करें, अगर आप समाज से पृथक होने की घोषणा कर रहे हैं तो आप अहंकारी हैं, यही कहा जाता है। आप किसे अहंकारी कहते हो? जो अलग होने की घोषणा करता है, मैं सब कुछ हूं। और आप सहज और सरल किसे कहते हो? जो अलग नहीं मानता किसी को अपने से। ठीक है, सबसे खुद को जुड़ा पाता है, खुद को सबसे जुड़ा पाता है, वही सहज है। सहज कौन है? संत। इसीलिए वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए कहा जाता, ठीक है, कि वो क्या उसे कहते हैं, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये संत की घोषणा नहीं है, ये कवि के द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि परमारथ के कारण ये देख कौन रहा है? ये ऑब्जर्वर है। संत नहीं कह रहा कि हमने परमारथ के कारण शरीर रखा है, ये नहीं, वो उसकी घोषणा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। आपको कथनों में जरा ये भी देखना चाहिए कि ये ऑब्जर्वेशन है या कथन है। ये कथन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये कथन कहे तो फिर ऑब्जर्वर का कथन है, ये वक्तव्य नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है उसका जो कर रहा है, सिर्फ परमारथ के कारण शरीर धर रखा है, क्योंकि वो किसी से अपने को पृथक नहीं मानता, इसलिए वो सहज और सरल है, इसलिए वो सबके भले के लिए काम करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि सबका भला होगा तो मेरा तो होगा ही, क्योंकि हम किसी से अलग नहीं है। और ऑब्जर्वर ये कहता है, ऑब्जर्वर क्योंकि अपने को अलग माने बैठा है तो वो उसे भी सबसे अलग करके देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और सहज सरल न्यायाधीश होंगे ये तो मजाक की बात है, शायद ही कोई सहज सरल हो। ठीक है, तो जो ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में न्यायाधीश काम करना है, उन्हें डट्टन वर्सेस पूले से पृथक हो ही जाना है, क्योंकि उन्हें अपनी विद्वता भी तो प्रकट करनी है, उन्हें अपने अहम को का प्रदर्शन भी तो करना है। अहम मतलब कुछ नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी विद्वता के माध्यम से। तो उन्होंने अपनी विद्वता के माध्यम से अपनी इंडिविजुअलिटी ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में प्रकट कर दी, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये बात गलत है, जिसने संविदा की वो लागू कराए, जिसने वचन दिया और जिसको दिया वो करे। और इस बात को उन्होंने क्या कहा, जस क्वासिटम टर्शियो, इस सिद्धांत को हमारी विधि नहीं जानती। लॉर्ड डेनिंग डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा जस क्वासिटम टर्शियो, ग्रीक शब्द है, ग्रीक हो या लैटिन हो, हम दावा नहीं कर रहे ग्रीक है, ठीक है, लैटिन भी हो सकते, मैक्सिम है,
उनका इस सिद्धांत को हमारी विधि नहीं जानती है। मतलब उनका हमारे यहां यह नहीं हो सकता कि संविदा में किसी व्यक्ति को लाभ आरक्षित कर दिया जाए। संविदा तो दो पक्षों में हो, और संविदा का लाभ या संविदा का लाभ कोई ले ले, या संविदा में थोड़ा लाभ किसी के लिए आरक्षित कर दिया जाए, यह हमारी विधि में नहीं होता। यह हमारी अंग्रेजी विधि का अंग नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा अगर हमारे यहां ऐसा करना है तो फिर आपको न्यास की प्रकृति की संविदा करनी होगी। उन्होंने कहा न्यास ही एकमात्र हमारे यहां ऐसा ज्ञात तरीका है जिसमें संविदा न्यासधारी, ठीक है, और न्यास के सदनकर्ता इसके बीच होती है, लेकिन इसका लाभ जिसको मिलना होता है वो कौन है? हिताधिकारी। हमने आपसे कहा कि 2 लाख रुपया हम तुम्हें दे रहे हैं, इसकी देखरेख करना, ठीक है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को 2 लाख रुपए का लाभ दे देना, ठीक है ना। संविदा हमारे आपके बीच हुई है, ठीक है, लेकिन उसका लाभ कौन ले रहा है? हमारी आने वाली पीढ़ी, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा करना है तो फिर न्यास की संविदा करनी होगी। नॉर्मल संविदा में यह संभव नहीं है कि उसका लाभ पक्षकारों के अतिरिक्त किसी को चला जाए, और उसमें यह भी है कि उसमें प्रतिफल का भुगतान वचन ग्रहीता के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक बार ये स्वीकार कर लेंगे वचन ग्रहीता के अलावा कोई कर सकता है, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं मानना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो वचन ग्रहीता ही प्रतिफल का भुगतान करेगा, और पक्षकारों के अलावा कोई संविदा का लाभ नहीं ले सकता, ठीक है। ये ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में डट्टन वर्सेस पूले को ओवररूल करके डिसाइड कर दिया गया, और इन्हीं 2 बातों को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक संबंध के सिद्धांत के रूप में इंग्लैंड में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन। उसके बाद एक पूरा युग चला है ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन के आधार पर। इस सिद्धांत को अगली मान्यता किसमें मिली? आपका डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, इसमें मिली, ठीक है। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी में क्या हुआ कि डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी ने टायर सप्लाई किए ड्यू एंड कंपनी को, ठीक है, और ड्यू एंड कंपनी को से उन्होंने एक संविदा की कि आप एक निश्चित कीमत से नीचे टायर नहीं बेचेंगे, क्योंकि यह भी आपके व्यक्तित्व का एक गुण है। जब तक चीज महंगी ना हो तब तक उसके गुण पर विश्वास ही नहीं आता, ठीक है, तब तक उसके गुण पर विश्वास नहीं आता। अगर सस्ते में कुछ उपलब्ध है या फ्री में कुछ उपलब्ध है तो आप उसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नजर वो घटिया है ही। घटिया ना हो तो फिर आपके सोचने का तरीका ही ऐसा है कि घटिया नहीं है तो फिर फ्री में क्यों है। हालांकि यह भी बात ठीक है कि अधिकतर फ्री घटिया ही होता है, यह भी सही है, लेकिन यह कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि जो फ्री है वो घटिया ही होगा, ठीक है। आप इसी का हमारा दावा है, ठीक है, कि सबसे गुणवत्ता युक्त हम नहीं बताते होंगे कानूनी सिद्धांतों को, तो कम गुणवत्ता युक्त कम से कम नहीं बताते हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है फ्री उपलब्ध है या लगभग फ्री उपलब्ध है, ठीक है, इसलिए दिक्कत होती है। लगभग फ्री उपलब्ध है या फ्री उपलब्ध है, ठीक है। थ्रू एयर देखेंगे तो फ्री है और वैसे लगभग फ्री है, ठीक है। तो है क्या? ड्यू एंड कंपनी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अन्यथा हमने तुम्हें बेच दिए, अब तुम फ्री बांट दो, हमसे क्या मतलब, ठीक है। हमने तुम्हें टायर बेच दिए, ठीक है, उसका तुम फ्री बांटो, हमें क्या लेना देना। लेकिन इससे डनलप टायर कंपनी को ऐसा लगता था उसकी मार्केट, उसकी क्रेडिट ये गिरेगी, इसलिए उसने ड्यू एंड कंपनी से समझौता किया कि आगे भी जब आप किसी से बेचेंगे किसी को तो इस निश्चित कीमत से नीचे बेचने नहीं देंगे।
ड्यू एंड कंपनी ने सल्फ्रिज एंड कंपनी को टायर बेच दिया और उनसे उसी ढंग की संविदा कर ली, लेकिन सल्फ्रिज एंड कंपनी ने उससे कम कीमत पर टायर बेच दिया। मानिए उन्होंने कहा कि 100 रुपए में से नीचे आप टायर नहीं बेचो, 99 बेच दिए, 90 के बेच दिए। क्योंकि व्यापार के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे व्यापारी ऐसे भी सोचता है कि हम 100 का बेचेंगे, 10 रुपए हमें बचेंगे, हमने 90 के बेच दिए, हमें 8 रुपए बचेंगे, लेकिन रोटेशन तेज घूमेगा, ठीक है, तेज घूमेगा, क्योंकि लोग हमसे लेने आ जाएंगे। तो हमारा 8 रुपए के हिसाब से भी अगर हमने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जोड़ा तो एक तो हमारा पैसा जल्दी खाली होगा, मेरा, ठीक है, गोडाउन जल्दी खाली होगा और हमारे पास नकदी जल्दी आएगी। ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो सल्फ्रिज एंड कंपनी ने उससे कम पर टायर बेचे। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी सल्फ्रिज एंड कंपनी पर मुकदमा लाई। सल्फ्रिज एंड कंपनी ने संविदा किससे की? ड्यू एंड कंपनी से। डायरेक्ट डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी से नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी को कोई हक नहीं है कि उस संविदा को लागू करा ले जो संविदा ड्यू एंड कंपनी और सल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच हुई है। यद्यपि डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी का कोई हित इस संविदा के पालन में निहित हो सकता है, किंतु ट्विडल वर्सेस एटकिंसन को मानना है ना, उन्होंने कहा जस क्वासिटम टर्शियो हमारे यहां लागू नहीं है, ठीक है। संविदा का लाभ पक्षकारी लेंगे, संविदा इनके बीच नहीं है। अब फिर वही बात, भाई ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में एक बात आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि डट्टन वर्सेस पूले से अपने को अलग दिखाना है, ज्यादा काबिल दिखाना है। उसके बाद डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी आया तो उसमें हो सकता है जब साहब जो रहे हो, पिछले वालों के शिष्य रहे हो, उनसे प्रभावित रहे हो, तो बात वहीं तक रही। फिर वैश्विक वर्सेस वैश्विक आया तो जज साहब फिर अलग हो गए। अब उन्हें काबिलियत दिखानी है, ठीक है भाई, उन्हें भी तो काबिलियत दिखानी है, उन्हें भी तो अपने अपने को सिद्ध करना है कि हम भी तो कुछ हैं, यही थोड़ी है, हम भी हैं। और कुछ कठिनाइयां भी आई, ठीक है, क्योंकि लाभ आरक्षित हुआ। अब जिसके पक्ष में लाभ आरक्षित हुआ वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए वैश्विक वर्सेस वैश्विक में फिर रास्ता निकाला किसने? कोर्ट ऑफ अपील ने। लेकिन कोर्ट ऑफ अपील चूंकि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसलिए उनकी बात बहुत नहीं चली। उसमें तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि बा, उन्होंने ऐसे लिखा है कि बा कोयले का व्यापारी था और प्रस्तुत मामले में, यानी वैश्विक वर्सेस वैश्विक में जो डिसाइड मामला है, इसमें जो प्रतिवादी बना वो वैश्विक ही प्रतिवादी है, वैश्विक ही वादी है, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिवादी है वो बा का सलाहकार था, बा कोयले का व्यापारी था, ठीक है ना। कालांतर में बा ने अपने कोयले का व्यापार प्रतिवादी जो इस मुकदमे में है उसे दे दिया और खुद सलाहकार हो गया, ठीक है, इसका कोयले के व्यापार में प्रतिवादी का। और बाद में प्रतिवादी और इस बा में संविदा हुई कि मेरे मरने के बाद मेरी विधवा को 5 रुपए प्रति पाउंड, 5 रुपए प्रति माह, 5 पाउंड प्रति माह आप देते रहेंगे। कुछ समय तक दिया, नहीं दिया। अब इसकी विधवा इस संविदा में पक्षकार नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसके पक्ष में लाभ ये सुरक्षित हुआ है। तो एक तो बात थोड़ी अन्यायपूर्ण भी लगती है कि भाई जिसके पक्ष में लाभ है वो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी से कारण नहीं सकता। तो कुछ तो दया की भावना रही होगी न्यायाधीशों में और कुछ अहम अपने को अलग दिखाने का वो रहा होगा, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उनका ये बात जो कही जा रही है कि जिसके पक्ष में लाभ आरक्षित है वो मुकदमा नहीं ला सकता, ठीक है। उन्होंने कहा कि संविदात्मक संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि लाभ वही पक्षकार लेंगे जिन्होंने संविदा की, यही तो कह रहे हैं। प्रतिफल वही देगा जो वचन ग्रहीता, इसके अलावा कोई नहीं देगा, यही तो कह रहे हैं। ये अपनी इच्छा से हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, तब झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं। लेकिन अगर झगड़ा हो जाए, यानी संविदा को सच
लागू पक्षकार न करें और मुकदमा लाने की स्थिति आ जाए, तो इन दोनों सिद्धांतों का जो कुल मतलब निकलता है वो ये कि वो व्यक्ति जो संविदा में अजनबी है, ठीक है, जिसने संविदा में भाग नहीं लिया, वो संविदा को लागू कराने के लिए मुकदमा नहीं ला सकता। इनका कुल मतलब अगर निकाले तो सिर्फ इतना ही निकलता है। कुल मतलब अगर निकाले, इनका सेंस निकाले, तो इन नियमों का अर्थ यही निकलता है। और मुकदमा लाना ये उपाय से संबंध रखता है, अधिकार से नहीं, ठीक है। उपचार से संबंध है मुकदमे का, अधिकार से नहीं, ठीक है। अगर अधिकार से संबंध हो तो तुमने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया, 12 साल हमने कुछ नहीं किया, तो 12 साल बाद हम मुकदमा नहीं ला सकते तुमसे मकान खाली कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन तुम अपनी इच्छा से खाली कर दो। तो अगर अधिकार, हालांकि ये उदाहरण एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो अधिकार भी तुम्हारे पास आ जाता है प्रतिकूल अध्यासन के आधार पे, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ लें, एकदम परफेक्ट तो नहीं है कानूनी दृष्टिकोण से। यहां तो अधिकार भी खत्म हो जाता है। काल बाधित ऋण ज्यादा परफेक्ट मामला है, ठीक है। 3 साल तक हम मुकदमा ला सकते थे, हमने तुम्हें ऋण दे रखा, हम 3 साल तक मुकदमा नहीं लाए, उसके बाद हम मुकदमा नहीं ला सकते, तुम हमें अपने आप पैसा वापस करना चाहो तो कर दो। मुकदमा नहीं ला सकते यानी उपचार ये प्राप्त नहीं कर सकते, अधिकार बना हुआ है, तुम चाहो तो हमारा पैसा वापस कर दो, अधिकार नष्ट हो जाए तो अगर तुम मेरा पैसा वापस भी कर दो तो भी तुम्हें वापस लेने का अधिकार रहेगा, क्योंकि हमें वापस लेने का अधिकार ही खत्म हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात कही गई कि अन्य व्यक्ति जो संविदा में अजनबी है, भले ही उसके पक्ष में कोई लाभ आरक्षित हुआ है, यह संविदा को लागू नहीं करा सकता। इसका संबंध प्रक्रिया से है, इसका संबंध उपाय से है, इसका संबंध अधिकार से नहीं है। और प्रक्रिया हम लोग सीपीसी पढ़ ही रहे, उसने कहा कि प्रतिवादी जो है उनका संपूर्ण दावा करता अनुतोष में हितबद्ध होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और वादी कौन हो सकता है? जिसे, ठीक है, उस कृत्य या संव्यवहार से, ठीक है, अपने किसी अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार हो, अर्थात, ठीक है, जो किसी अधिकार की मांग कर रहा वो वादी है। तो उन्होंने कहा जब इसका संबंध उपचार से यानी मुकदमा लाने से है, तो अगर किसी प्रकार ये आदमी है जो संविदा में अजनबी है किंतु संविदा में इसके पक्ष में लाभ दिया गया है, मुकदमा ला सके किसी ढंग से, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। और चूंकि प्रक्रिया के नियम सीपीसी से निर्धारित होते हैं हमारे यहां, और लगभग यही नियम इंग्लैंड में है, यही नियम पूरे संसार में है, तो उन्होंने कहा यह व्यक्ति इस संव्यवहार में, इस संविदात्मक संव्यवहार में अधिकार तो रखता है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, ठीक है, अधिकार रखता है लाभ पाने का, ठीक है। इसलिए प्रथमता तो ये पक्षकारों से निवेदन करें कि वे वादी बनकर मुकदमा लाए हैं, भाई प्रतिग्रहिता जो है इसमें वो मुकदमा लाए, यानी बा प्रतिग्रहिता ना उसमें, ठीक है। वचनदाता कौन है? प्रतिवादी, उसने कहा था हम 5 पाउंड प्रति माह देते रहेंगे, ठीक है, और इस पर बाने कोयले का व्यापार उसे दिया, ठीक है। तो पहले तो अगर संभव है तो इस लाभ का आरक्षण जिस व्यक्ति के पक्ष में है वो वचन ग्रहीता से प्रार्थना कर ले कि वो मुकदमा लाकर इसको भाई वो तो लागू करा ही सकता है, उसने तो प्रिंसिपल भी दिया, उसमें संविदात्मक संबंध का सिद्धांत लागू ही नहीं, और वो लागू करा ले, ठीक है। और अगर वो इनकार कर दे कि हम तो लाएंगे नहीं, हमसे क्या मतलब, संविदा हो गई, हम तो अपने घर बैठे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो मिले लाभ या बाढ़ में जाए, तो ये व्यक्ति चूंकि इसे संव्यवहार में अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है, भाई संविदात्मक जो संव्यवहार हुआ उसमें अधिकार तो इसे मिला ही है, तो ये स्वयं मुकदमा लाए और इस व्यक्ति को
जो प्रतिग्रहिता था संविदा में, इसे प्रतिवादी बना दे, प्रतिवादी, क्योंकि ये व्यक्ति पक्षकार बनाया जा सकता है क्योंकि ये किस श्रेणी में आ रहा है, उचित पक्षकार की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, और हमारे यहां आदेश 1 नियम 5 कहता है, ऐसा ही नियम इंग्लैंड में भी है कि सभी प्रतिवादियों का संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में हितबद्ध होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये प्रतिवादी तो हो ही सकता है और ये न्यायालय को ये बताएगा कि ये संविधान हुआ था और ये चाहे तो संविदा को लागू करा ले। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी वैश्विक वर्तन वैश्विक को स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि अगर इस व्यक्ति को जिसको संविदा में लाभ प्राप्त हुआ, इसका कोई न्यायोचित हित ना हो, न्यायोचित हित ना हो, यानी हित तो है संविदा में लेकिन वो अनजस्टिफाइड लगता है, देखने से अनजस्टिफाइड लगता है। वचनदाता को जितना लाभ हो रहा, बोले 75% तुम इन्हें दोगे, भाई ये कौन सी बात हुई, 75% काहे देंगे। ठीक है, उनका अगर न्यायोचित न लगता है, या जैसे आवश्यक वस्तुएं उनकी कीमतों का स्तर बनाए रखने के लिए कि भाई तुम्हें बेचने का हक होगा लेकिन 10 रुपए ज्यादा नहीं बेचोगे, कीमतों का स्तर बनाए रखने के लिए अगर जरूरी हो कि तृतीय पक्ष संविदा को लागू न कराए, यानी जिसे संविदा में लाभ दिया गया वो लागू न कराए, तो लागू नहीं भी करा सकता, लेकिन नॉर्मली लागू करा लेगा। ठीक है, तो आप देखें संविदात्मक संबंध का जन्म कहां हुआ, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन में। उससे पहले डट्टन वर्सेस पूले की स्थिति है। ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन को मान्यता किसमें मिली, संविदात्मक संबंध के सिद्धांत को, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी, ठीक है, वर्सेस सेल्फ रिजन कंपनी। उसके बाद एक्सेप्शन किसमें है, वैश्विक वर्सेस वैश्विक में। लेकिन वैश्विक वर्सेस वैश्विक में एक्सेप्शन आने के बाद भी यह इंग्लैंड की निर्णय विधि का अंग नहीं बन सका। इसलिए नहीं बन सका क्योंकि वैश्विक वर्सेस वैश्विक कोर्ट ऑफ अपील ने निर्धारित किया, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित नहीं किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ऐसी दशाओं में जो पत्नी को संविदा का लाभ मिलना है, उस संविदा का जो उसके पति और किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हुई, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं, उसके पति और किसी अन्य व्यक्ति के बीच हुई, लेकिन उस संविदा का लाभ पत्नी को मिलना है। ऐसे मुकदमे जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष आए तो उन्होंने मान्यता तो ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन को दी और कहा पत्नी को कोई हक नहीं है उस संविदा को लागू कराने का जो उसके पति और अन्य व्यक्तियों के बीच हुई, यानी उन्होंने वैश्विक वर्सेस वैश्विक को मान्यता नहीं दी। ठीक है ना, मान्यता तो उन्होंने ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन को ही दी, लेकिन उन्होंने रास्ते निकाले। उन्होंने कहा कि पत्नी पति की संपदा की प्रशासक भी है, वारिस भी है। ठीक है, तो पति अगर उस संविदा से लाभ प्राप्त कर सकता था तो वो लाभ जो उस संविदा से पति को मिलता वो पति की संपदा का अंग है। भाई वो तो पति की संपदा का भाग हो गया, और जब वो पति की संपदा का भाग हो गया तो उस संपदा को प्राप्त करने के लिए पत्नी मुकदमा ला सकती, क्योंकि एज अ वारिस वो संपत्ति पत्नी की हो गई। भाई पत्नी उत्तराधिकारी है ना, तो जो कुछ पति का था वो उसका हो गया। तो उन्होंने कान घुमाकर तो पकड़े हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, लेकिन सीधे सीधे ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन को, ठीक है, डिस्कार्ड किया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, यद्यपि लॉ रिवीजन कमेटी वहां जो गठित हुई उन्होंने यही सिफारिश की ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन को आज बदल देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष को संविदा लागू कराने का अधिकार देना चाहिए। हां, यह ठीक है कि वचनदाता और वचन ग्रहीता अगर संविदा को लागू कराते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध जो बचाव उन्हें हासिल होते वो बचाव इस मुकदमे में भी, जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया गया जिसे संविदा में लाभ मिला है, संबंधित पक्षकारों को मिलने चाहिए। यह ठीक है, ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगी जब एविडेंस जिन लोगों ने पढ़ा है, जैसे वो कहता ना कि मृत्युकालिक कथन, इसका साक्ष्य देने के लिए जो व्यक्ति आया है तो वो तो उसी व्यक्ति का साक्ष्य देने आया जो मर चुका है, नहीं तो मृत्युकालिक कथन ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य देने आया है, उससे प्रतिपरीक्षा में प्रश्न करते समय जो विरोधी पक्ष है उसे उन सब प्रश्नों को करने का अधिकार होगा जिन प्रश्नों को करने का अधिकार उसे होता यदि वो व्यक्ति जिसने मृत्युकालिक कथन किया स्वयं न्यायालय के समक्ष हाजिर होता।
अर्थात वो पूछ सकता है कि देखो जो मकतूल है वो चोर था, वो झूठा था, वो सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक ऐसी ही दशा उन्होंने कहा कि ये लाभ जिसके पक्ष में आरक्षित हुआ है ये मुकदमा लाए तो ला सकता है, शर्त यही कि वो बचाव जो दोनों पक्षों को मिलते यदि वे मुकदमा लाए होते वे पक्षकारों को दिए जाए और इसे मुकदमा लाने का हक दे दिया जाए, यही ज्यादा उचित होगा। लॉ रिवीजन कमेटी ने कई बार ऐसा कहा वहां, लेकिन वहां लॉ में परिवर्तन उस समय तक नहीं हुआ था जिस समय मेरी किताब छपी, हमने जो पढ़ी। लेटेस्ट हमें नहीं मालूम, देख लेंगे लेटेस्ट संस्करण, मेरे ख्याल से बदला अभी भी नहीं होगा। ठीक है, इन सिफारिशों के बावजूद इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के नियम को नहीं बदला है और उन्होंने कहा कि यही नियम अगर बदलना चाहते हैं तो संसद बदले। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लैंड के लोग बड़े परंपरावादी होते हैं, वो जो परंपरा चल रही वहां उसे लगातार लागू रखते हैं। आपने देखा होगा कि वो इंग्लैंड के राजा का जो राज्याभिषेक हुआ था अभी, तो उसमें भी सारी परंपराएं पालन कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर बदलना है तो संसद बदले, न्यायालय ट्विडल वर्सेस एटकिंसन को ही फॉलो करेगा। तो इंग्लैंड में ये चीज आज भी लागू। जहां तक हिंदुस्तान का संदर्भ है तो हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में पक्षकारों की गुप्तता, इससे संबंधित बात आ गई है कि अंग्रेजी विधि का जो पक्षकारों की गुप्तता से संबंधित सिद्धांत है वो हमारे यहां भी लागू होगा। किसमें आया? एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, उसमें आ चुका है। ठीक है, और हुसैनी बेगम ने जो कुछ डिसाइड किया उसे अपवाद माना है। ठीक है ना, उनका अपवाद के रूप में हुसैनी बेगम जिसके पक्ष में लाभ आरक्षित किया वो प्रतिफल, वो पक्षकारों की गुप्तता के सिद्धांत के अपवाद स्वरूप संविदा को लागू करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा समझौता अगर पक्षकारों के बीच हुआ और किसी को लाभ दिया गया तो वो भी पक्षकारों की गुप्तता के सिद्धांत के अपवाद के तौर पर उसको लागू करा सकता है। अभी स्वीकृति है विबंध, जिसके कारण से कोई दायित्व तो आपने स्वीकार कर लिया तो अपवाद के कारण, पक्षकारों की गुप्तता के सिद्धांत के अपवाद के कारण वो उसे लागू करा लेगा। और भूमि के साथ साथ चलने वाली संविधाओं से अगर कोई लाभ उठाने का हकदार है तो वो व्यक्ति भी पक्षकारों की गुप्तता के सिद्धांत के बावजूद उस संविदा को लागू करा लेगा जो उसके पक्ष में उपबंध कर रही है। पक्षकारों की गुप्तता के सिद्धांत के बावजूद, अर्थात ये व्यक्ति उस संविदा में पक्षकार नहीं होंगे फिर भी संविदा को लागू करा लेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं 4। अदरवाइज पक्षकारों की गुप्तता का सिद्धांत हमारे यहां लागू होता है, ये आपको बताया गया। और जहां तक प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत है जो इंग्लैंड में प्रचलित है वो हमारे यहां लागू नहीं होता, क्योंकि वो प्रतिफल की डेफिनेशन में ही लिख दिया। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक। शेष प्रतिफल का मूल्यवान होना कितना जरूरी है और क्या, ये अगले क्लास में बात करेंगे। देखिए।